नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। आज आप कुछ एक बड़ा सीक्रेट जानोगे बाजार का, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। एलआईसी की बात होगी जो आईपीओ आने वाला है, बीपीसीएल की बात होगी जो बिकने वाला है। एलआईसी भी बेच रही है सरकार, कुछ हिस्सा बेचेगी, पूरी एलआईसी नहीं बिक रही है। और हम इसके पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। हम धीरे धीरे शुरुआत करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो बने रहिएगा हमारे साथ। जिनको वीडियो पसंद आ जाए बीच में, वो अभी लाइक कर लें, बीच में वीडियो देखने पे ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अभी चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, ठीक है, मुख्य वित्तीय सलाहकार, हाँ, ये भारत सरकार की एक पोस्ट होती है, उनकी तरफ से एक बात कही गई, आर्टिकल में पढ़ रहा था कि हम 1 लाख करोड़, ठीक है, 1 लाख करोड़ पैसा हम जुटाएंगे एलआईसी में शेयर्स बेच करके, जो कि आईपीओ के माध्यम से आएंगे। हम आप उसके शेयर्स खरीद पाएंगे। बड़े प्लेयर्स भी खरीदेंगे, एफआईआईज खरीदेंगे, डीआईआईज खरीदेंगे, एंकर इन्वेस्टर्स खरीदेंगे, एचएनआईज खरीदेंगे। उन्हीं में से हम आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर भी होंगे जो 1000, 10,000, 15,000 के आराम से एलआईसी के शेयर्स खरीद सकते हैं। ठीक, ये हो गई एलआईसी की बात हो रही है बीपीसीएल की। अगर हम बीपीसीएल की बात करें तो सरकार 80,000 करोड़ यहाँ से भी जुटाएगी। इनके ऊपर बोली लग रही है, और इनके शेयर प्राइस कि अगर हम वैल्यू को कैलकुलेट करें तो 80,000 का अगर वैल्यूएशन निकालना है सरकार को यहाँ पर, अगर हिस्सा बेच करके, तो शेयर प्राइस में एक दमदार अपसाइड हमको देखने को मिल सकती है। और इसीलिए कुछ दिन पहले मैंने बीपीसीएल पे एक वीडियो बनाकर आपको बाइंग की रिकमेंडेशन भी दी हुई है। चेक कीजिएगा किस लेवल पे और क्यों दी हुई है। बीपीसीएल वाली वीडियो जरूर चेक कीजिएगा कि मैं उसको क्यों खरीदने के लिए आपको अभी बोला हूं। मैंने 480 के रेट पे आपको नहीं बोला, 440 पे नहीं बोला, अभी बोला हूं। क्यों बोला हूं, जरूर देखिएगा वीडियो, और कहां तक वो आपको मिल सकता है और कितना आपको रिटर्न मिल सकता है, वो सब आपको वहां पर पता चलेगा। अभी हम बात करते हैं एलआईसी की। बीपीसीएल को हम अभी के लिए किनारे कर रहे हैं, उस पर मेरी वीडियो है, वो जरूर देखिएगा। अब एलआईसी की बात आई है तो आप पहले तो कन्फ्यूज होंगे कि सरकार क्यों बेच रही है। ठीक है, क्यों का जवाब बहुत बड़ा है, और इसके पीछे की कहानी हम आपको समझनी ये होगी कि पहले तो हमको ये समझना है कि एलआईसी का अभी का क्या हालचाल है। एलआईसी अभी सरकार की बहुत बेहतरीन कंपनी है, जो बहुत बेहतरीन मुनाफा कमाती है, जिसके पास बहुत ज़्यादा एसेट्स हैं, और जिसकी वैल्यू कई लाख करोड़ में है, जो बहुत लाख करोड़ का फंड मैनेज करती है कंपनी। ठीक, तो मतलब सरकार के हाथ का हीरा है। तो हीरे को बेचने की ज़रूरत क्यों पड़ी भाई? अगर आपके घर में कोई बहुत कीमती चीज़ पड़ी है और अगर आपको उसमें से कुछ पार्ट बेचना पड़ रहा है, तो इसकी मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके घर में कोई ना कोई दिक्कत है। यू नीड फंड, ज़रूरत है ना आपको पैसे की, इसीलिए आप बेचोगे। बिल्कुल वही हाल है सरकार का। सरकार नीड फंड, और एलआईसी बेचकर वो उस फंड को जुटाना चाहते हैं। क्या मालिकाना हक खो देगी सरकार एलआईसी से? नहीं। एलआईसी के पास बहुत बड़ी वैल्यू है, और सरकार सिर्फ अभी 1 लाख करोड़ को एक्सप्लोर कर रही है। आगे और भी करना ही पड़ेगा, सरकार की मजबूरी है, ओएफएस वगैरह ला करके। लेकिन एलआईसी का शेयर और एलआईसी की वैल्यू, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, और यहीं से हम शेयर बाजार में एक बहुत ही बड़ा ज्ञान लेकर जाएंगे आज कि हमको कौन से शेयर पे दांव लगाना चाहिए। एलआईसी, इनके प्रोडक्ट्स की कुछ बात करते हैं। मैं आपको कह दूं 95% प्रोडक्ट्स यूजलेस। डायरेक्ट नाम लेके इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भारत सरकार की कंपनी है और मुझे बोलने का हक है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप एलआईसी का कोई भी प्रोडक्ट लिए हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इवन 95% चांसेस है कि आपने एक गलत प्रोडक्ट ले लिया है। गलत फाइनेंशियल प्रोडक्ट में आप अपना पैसा डाल रहे हो। चाहे आप एंडाउमेंट लिए हो, चाहे आप रिटायरमेंट प्लान लिए हो, चाहे आप यूलिप लिए हो, चाहे जो भी आप लिए हो। इवन इनका टर्म इंश्योरेंस भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ। टर्म इंश्योरेंस मुझे पसंद है, बट इनका नहीं पसंद है। ठीक, समझ रहे हो? कॉस्ट नहीं समझ में आती क्यों इतनी कॉस्टिंग होती है। जब एक सरकारी कंपनी हो आप, तो हर हाथ में आपको इंश्योरेंस की पावर देनी चाहिए। हर बंदे को आप कम से कम 50 रुपये पे तो कुछ इंश्योरेंस दे दो। 50 रुपये अगर वो महीने आपको दे रहा है तो उसको 5-5 लाख का इंश्योरेंस मिल जाना चाहिए। भारत सरकार की ये मुहिम होनी चाहिए कि किसी के यहाँ अर्निंग मेंबर अगर चला जाता है, कम से कम उसके घर वालों को 5, 7, 8, 10, 15, 20 लाख रुपए मिल जाएँ, जिस हिसाब से वो प्रीमियम चुका रहा है। और अगर एलआईसी यहाँ पर काम करे किस बेसिस पे? नंबर बेसिस पे, कि हम नंबर गेम खेलेंगे, हम बड़े नंबर पे इंश्योरेंस बेचेंगे, तो यहाँ पर देश की भी मदद होगी एक सरकारी कंपनी के द्वारा। दूसरी चीज़, एलआईसी की जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस आएगी वो हम आपके लिए भी अच्छी हो जाएगी। चलो भैया, एलआईसी भी सस्ते प्लान बेच रही है। मैंने क्यों कहा कि यूजलेस प्लान्स हैं आपके? मैं आपको कहता हूँ बैंक एफडी, सिर्फ बैंक एफडी, इसका रेट कैलकुलेट कीजिएगा और इनके किसी भी प्लान की आप वैल्यू चेक कीजिएगा जो आपके आसपास कोई ना कोई ज़रूर लिया होगा। सोच कर देखिए कि 95%
प्लान्स यूजलेस मैं बोल रहा हूँ, आपको चेक करने के लिए प्रूफ भी दे रहा हूँ। एफडी से सिर्फ कंपैरिजन कीजिएगा, इनके प्लान्स जो हैं वो आपको एफडी के आसपास का भी रिटर्न नहीं देते। और इंश्योरेंस के नाम पे आप 10 लाख का प्लान लिए हो तो 10 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा। मतलब इंश्योरेंस के नाम पे भी बहुत छोटी रकम, मतलब कुछ हो भी जाता है अगर आपको कभी ऐसा हो ना, बट आपको मिलेगा क्या, बहुत छोटी रकम। टर्म इंश्योरेंस में प्रीमियम कम होता है, मिलता ज़्यादा है, लेकिन एंडाउमेंट प्लान, रिटायरमेंट प्लान, ये प्लान, चाइल्ड प्लान, ये प्लान, मतलब क्या क्या आप चेक कीजिएगा। और ऐड आता है ना सबसे पहले, करा लो LIC, तो अच्छी बात है। इंश्योरेंस का जो होना चाहिए अवेयरनेस इंश्योरेंस की, वो देश में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए अगर LIC आती है तो हमको इनके शेयर को क्यों खरीदना चाहिए, और हम उसके पीछे की कहानी को आपको समझा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने आपसे कहा कि 95% प्लान्स यूजलेस हैं, लेकिन 90% लोगों को LIC पे भरोसा होगा। आपके आसपास आप देख लीजिए, वो मतलब LIC इज इक्वल टू इंश्योरेंस हो गया है। आप समझ पा रहे हो ना, जैसे ठंडा मतलब कोका कोला, कार मतलब मारुति, बाइक मतलब हीरो होंडा, वैसे इंश्योरेंस मतलब LIC। और सच में आप अपने आसपास बुजुर्गों से पूछिए कि आपका कोई इंश्योरेंस है, कहेंगे हाँ हाँ मैंने LIC करवाई हुई है ना। आपके आसपास एक्सपीरियंस नॉर्थ इंडिया में तो कुछ ऐसा ही है। आप अगर साउथ वगैरह से हो या कहीं विदेश वगैरह से हमारी वीडियो देखते हो, ज़रा बताइएगा आपके आसपास LIC मतलब इंश्योरेंस है या नहीं। और अगर है, इसका मतलब हम बड़ा मार्जिन खा रहे हैं, हमारे एजेंट खा रहे हैं। ठीक है, आप में से कुछ लोग ये भी हो सकते हो, दिल पे मत ले लेना, आप सब बहुत अच्छी कंपनी के साथ जुड़े हो, और अच्छी बात है कि आप सबको कंपनी मार्जिन बढ़िया देती है, भले एंड यूजर को उसका बेनिफिट मिले या नहीं। आप कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं सर ऐसा थोड़ी होता है, LIC इतनी बड़ी कंपनी है, सब लोग लेते हैं, प्लान इनके बुरे थोड़ी हैं, इतना देते हैं इतना देते हैं। मैंने आपको बोला ना, अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टर हो, अपने पैसे की सच में वैल्यू करते हो, गो एंड कैलकुलेट विथ FD। केवल FD से कंपैरिजन कीजिएगा। आपने अगर 15 साल का प्लान लिया हो, 10 साल का लिया हो, 20 साल का लिया हो, 30 साल का लिया हो, 24 साल का लिया हो, जो भी आपने लिया हो, कुछ ऐसे ही प्लान्स आते हैं इनके, उसको FD से सिर्फ कंपेयर करके देखिएगा कि अगर आपको कुछ नहीं हुआ, अगर आपको कुछ भी नहीं हुआ, तो क्या वो आपको FD के आसपास भी रिटर्न दे रहा है। और अगर नहीं दे रहा है तो ये सोचिए कि कितना कम रिटर्न दे रहा है। इस पर मैं कभी एक कैलकुलेशन लेकर आऊँगा अगर आप लोगों की डिमांड रही, क्योंकि ये सब वीडियो लोगों को पसंद कहाँ आती हैं। ये सब वीडियो आप सब कहोगे ये फालतू वीडियो है, इसमें मुझे करोड़पति बनने के सपने नहीं दिखाए गए, इसमें आपने करोड़पति मुझे बनाया ही नहीं। तो मैं करोड़पति बनने आने वाले सपने चूर करता हूँ, जिससे कि आप होता है ना कि आप करोड़पति बनने के अगर सपने देखोगे तो काम नहीं करोगे, तब तो कभी करोड़पति नहीं बनोगे। करोड़पति बनने के लिए काम करना होता है, लर्निंग करनी होती है, हमको उस स्किल को यूज़ करना होता है। अब इतनी देर मैंने आपसे अगर कहानी बताई है तो कुछ तो आप लेकर जाओगे, हाँ बहुत कुछ लेकर जाओगे। जो लोग यहाँ तक आए हैं वीडियो में, अब उनको मिलने वाला है क्रक्स। क्रक्स का मतलब क्या है कि हमने आपको बताया एक चीज़ कि जो कंपनी इंडिया में ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाएगी जो सामने वाले के लिए यूज़लेस हों, सामने वाले को नुकसान करते हों, वो आपको ज़्यादा प्रॉफिट देती है। मतलब वो कंपनी आपके लिए अच्छी है। जैसे कि आप पिज्ज़ा खाने जाते हो, ठीक, डोमिनोज़ का, आपको जुबिलियंट फूड का स्टॉक पता ही होगा, पता है, जाकर देखिएगा इसका स्टॉक पिछले 10 साल में कितना गुना हुआ है। और आप सबको पता है कि पिज्ज़ा इज़ अ हाई मार्जिन बिजनेस और हेल्थ के लिए हाई रिस्की फूड है। वाटर कंटेंट 0 होता है और लोगों को नशा है उसका, लोग खाते हैं। मतलब 99% लोगों को पिज्ज़ा नुकसान करता होगा, हो सकता है 1% अपवाद हों जिनको नहीं नुकसान करता हो, कहते हैं पिज्ज़ा इज़ हेल्दी फॉर मी। ये आजकल के नए जो स्वैग वाले लड़के लड़कियां हैं, जाएंगे कहेंगे ये पिज्ज़ा मैं खा रहा हूँ, आई एम बॉडी बिल्डर, मेरा 0 फिगर, आई एम बॉडी बिल्डर। मतलब कुछ इस तरीके के, कोई दिल पे मत लेना मेरी बातों को, मैं बता रहा हूँ कि वो 99% लोगों को नुकसान कर रहा है। लेकिन हो क्या रहा है, खाना सबको है क्योंकि उसी में स्वैग है। कोल्ड ड्रिंक अमेरिका में देखिए, वॉरेन बफेट साहब खुद प्रमोशन करते हैं उसका, कोल्ड ड्रिंक पी के। बुजुर्ग हो गए हैं, उनके ढेर सारे स्टॉक्स पड़े हुए हैं उनके पोर्टफोलियो में, इसीलिए खुद पी के उसका प्रमोशन करते हैं कि पूरी दुनिया पिए कोल्ड ड्रिंक। क्यों? मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पर, आपको ऐसे बिजनेसेस में पैसा लगाना है जो नशा टाइप के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जैसे क्या, आपने एक VST इंडस्ट्रीज़ करके नाम सुना होगा स्टॉक का, जाकर सर्च कीजिएगा, बहुत अच्छा। ITC
बहुत बेहतरीन स्टॉक ये भी रहा है, अभी 2-3 सालों से चल नहीं रहा है तो इसका नाम ले लेता हूँ। अरे सर आप आईटीसी का नाम कैसे ले लिए, ये तो चलता ही नहीं है भाई। इससे पहले जाकर देखो कितना बेहतरीन रिटर्न दिया है, बहुत मल्टी बैगर कह सकते हो आप इसको। बढ़िया स्टॉक है, अभी चल नहीं रहा है लेकिन मुझे ऐसी उम्मीद है कि चलेगा। ऐसे गलत रेट पे मत फंसिएगा, मैं ऐसी वो आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको रियलिटी बताने की पूरी कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको ऐसे प्रोडक्ट्स को चूज़ करना है जहां मार्जिन बहुत तगड़ा हो। जुबिलियन फूड सेक्टर जैसे कि जुबिलियन फूड, वेक्टर फूड, ये अपना बर्गर किंग, ये सब स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में अगर नहीं रहे अगले 10 साल के लिए, क्योंकि हम अपनी जनरेशन को बर्बाद होते हुए देख रहे हैं। और ये बर्बाद होती हुई जनरेशन, हमारी जो जनरेशन है 20 से 30 साल वाली, इस जनरेशन को पैसा अगर फूंकना है तो नशे वाली चीज़ों पे। तो आपको क्या खरीदना है, ये 3 कंपनियां तो आपके लिए मल्टी बैगर। एक तो जुबिलियन फूड हो चुकी है, अगली 2 कंपनियों में से एक तो आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न देने वाली है। बाकी अन्य आईपीओज भी आएंगे, आपको बस इंतज़ार करना है 2-3 सालों का, और रेट अच्छा ही चूज़ कीजिएगा इन कंपनियों में। अब बात करते हैं कि जो भी चीज़ें भारत में हाई मार्जिन बिजनेस करती हैं वही सक्सेसफुल हैं, वही हम आपको बढ़िया रिटर्न देती हैं बाज़ार में। अब यही है ना कि धंधे में हमको ये नहीं देखना होता हम सामने वाले को प्रॉफिट, मतलब हमारा प्रोडक्ट सामने वाले को फ़ायदा दे रहा है या नहीं, हमारा प्रोडक्ट सामने वाले को दिखने में अच्छा लग रहा है या नहीं, इस पे फ़ायदा होना चाहिए। स्वाद अच्छा लग रहा है उसको या नहीं। जैसे कि एलआईसी जब आती है हमेशा आपसे क्या कहेगी कि आपको कुछ हो गया तो आपकी फैमिली को इतना, कुछ नहीं हुआ तो भी इतना। अभी टर्म प्लान में क्या होता है, एलआईसी अपने टर्म प्लान को ज़्यादा मतलब प्रचार नहीं करती, एडवर्टीजमेंट नहीं देती उसका, लेकिन अभी हम टर्म प्लान में आपसे बोलें भाई आप मुझे 1000 रुपये महीना दो, 1000 रुपये महीना दो, हर महीने दो, साल का 12,000, ठीक है, 30 साल का 3,60,000, यही हुआ ना, हाँ 12 × 30, हाँ ठीक है, 3,60,000 हम आपसे ले लेंगे। अगर आप नहीं मरे, सीधे बोल देंगे अगर आप नहीं मरे आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको क्या है, क्या बोल रहा है बे, भाग निकल यहाँ से, हम इतना पैसा देंगे तुमको, तुम हमको कुछ नहीं दोगे। अभी हम यही कहते हैं आपसे कि आप हमको 2,000 दीजिए, आपका 7,20,000 जमा हुआ, अगर आप मर गए तो आपको 50 लाख आपकी फैमिली को, अगर आप नहीं मरे तो पूरा पैसा वापस, हम आप बड़े खुश हो जाएंगे। लेकिन इसको जाकर कैलकुलेट कीजिएगा केवल एफडी रेट पे, केवल एफडी रेट पे, कि आपका जो 1000 रुपये आप फ्री फंड में चला जा रहा था उसकी जगह आप 1000 रुपये की केवल एफडी करा लिए होते, 7,20,000 आपके कितने पैसे कन्वर्ट हो जाते अगले 30 सालों में, आपको पता भी है। ये आप में से कोई नहीं करना चाहेगा, और जाकर कैलकुलेट करना इस चीज़ को। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इंडिया में अगर रियलिटी बेचोगे आप, कोई नहीं खरीदने आएगा, उनको सपने दिखाओ। कैसे, आपको कुछ नहीं हुआ तो ये एंडाउमेंट प्लान है, ये रिटायरमेंट प्लान है, आपको इतना वापस मिलेगा, इतना वापस मिलेगा। और आजकल कंपनियां बढ़िया मार्केटिंग कर रही हैं इस चीज़ पे भी कि टर्म प्लान में भी पैसा वापस। वही हाल है मैंने आपको जो बताया, 1000 रुपये पे कुछ नहीं मिलेगा, 2000 पे जितना पैसा जमा करोगे वापस मिल जाएगा। लेकिन आप सोचिए 1000 रुपये का पहला प्लान ही लेते और अगला 1000 आप एफडी में केवल इन्वेस्ट करते, तो 7 के बदले हो सकता है आपको 15 लाख या 20 लाख मिलता। अगर आप इक्विटी में लगा देते तो हो सकता है 25, 30, 40, 50 लाख मिल जाता। लेकिन हमको अपना पैसा जाता हुआ नहीं दिखाई देना चाहिए। मतलब हम सही जगह इन्वेस्टमेंट, सही जगह खर्चे नहीं करना चाहते। हम ऐसे लोग हैं, हम 800 का पिज्ज़ा खा लेंगे लेकिन घर में 800 रुपये का चाहे वीकली भी फल या मंथली भी फल ना आता हो जो कि फ़ायदेमंद है, या इवन हेल्दी कुकिंग ऑयल हम नहीं यूज़ करेंगे। हम वही रिफाइंड 2 कौड़ी का रिफाइंड ऑयल यूज़ करेंगे। हम मतलब शुद्ध नेचुरल ऑयल नहीं यूज़ करेंगे, कहेंगे ये तो 100 रुपये महंगा है, 150 रुपये महंगा है, और जबकि पिज्ज़ा खा लेंगे, बर्गर खा लेंगे, समोसा खा लेंगे, और क्या क्या मिलता है आपकी तरफ बताइएगा ज़रा। मुंह में पानी तो नहीं आने लगा, अरे सर आप पिज्ज़ा का नाम ले लिया, वीडियो छोड़ के पहले पिज्ज़ा खा के आएंगे। ये नहीं करना है। मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस बिज़नेस में आपका पैसा बनेगा। अब हमारा फ़ायदा क्या है कि ऐसे बिजनेसेस इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। हमको पता है कि लोगों को डोमिनोज़ का पिज्ज़ा पसंद है, हम उसका स्टॉक खरीदेंगे। हमको पता है कि बजाज की गाड़ियाँ जो स्पोर्ट्स सेगमेंट की होती हैं वो लोग खरीदते हैं, टीवीएस की अपाचे आती है ना, उसको लोग खरीदते हैं, तो हमको क्या करना है, उसका स्टॉक सही रेट पे खरीदना है। खैर अभी तो बहुत तगड़े रिटर्न ये सब दे चुके हैं, लेकिन आने वाले समय में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाले स्टॉक हैं उनमें से कुछ चुनिंदा, मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रिक व्हीकल के अगर आपने आलतू फालतू स्टॉक ले लिए तो आपका सपना चकनाचूर हो जाएगा, याद रखिएगा। कुछ ही स्टॉक्स को रखिएगा और जो सच में इलेक्ट्रिक व्हीकल से जिनको फ़ायदा हो, समझिएगा बात को। अगर सरकार पावर देने पे आ गई, जैसे कि तेल तो सरकार बेचती है ना, अगर सरकार ने ये कह दिया कि अन्य जगहों से अगर आप चार्ज करोगे इलेक्ट्रिसिटी तो हम यूनिट का पैसा ज़्यादा लेंगे और सरकारी जगहों पे चार्ज करोगे कम लेंगे, तो क्या होगा इन कंपनियों का। और जहाँ तक मैं अपनी रिसर्च किया हूँ, सरकार अपने फ़ायदे के लिए ये काम करेगी ही करेगी। तो थोड़ा सा अलर्ट मूड में रहिएगा।
हमने आपको बिजनेस समझा दिया। क्या कुछ और बिजनेसेस आप जानते हो? दवा का बिजनेस, डर का बिजनेस। इंडिया में डर का बिजनेस देखिए कितने तरीके से काम करता है। ये डर का बिजनेस है। फालतू की दवाएं खिलाई जाती हैं लोगों को। शुगर की एक नॉर्मल दवाई भी मतलब नॉर्मल डॉक्टर लिख के दे सकता है कि लो भाई एक गोली ये खा लो, एक गोली ये खा लो, काम आपका हो जाएगा। लेकिन आजकल आप दवा लेने जाइए, 15 अलग अलग तरीके की आपको दवा बताई दी जाएगी। इसको ऐसे खाइए, उसको ऐसे खाइए, उसको अब खाइए, उसको तब खाइए, उसको खाने के बाद, उसको खाने से पहले, उसको सोने के बाद, उसको सोने से पहले, सोने के बाद भी दवा खिला रहे हैं आजकल डॉक्टर। मजाक कर रहा हूँ, बस सोचिए क्यों? क्योंकि उनको वहाँ से मार्जिन मिल रहा है। तो फार्मास्यूटिकल कंपनियां क्यों चल नहीं पाती हैं अगर ऐसा है कि हाई मार्जिन बिजनेस है? दिक्कत उनकी ये है कि जो वहाँ पर उनका रॉ मटेरियल आता है वो बहुत ज़्यादा सिक्लिकल है और उनके खर्चे ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा तरीके से हो जाते हैं। लेकिन आपके पास फूड सेगमेंट हो गया या FMCG सेगमेंट हो गया, जैसे कि बिस्किट हो गया, चॉकलेट वाली कंपनी हो गई, ठीक है, नेस्ले की मैगी देख लीजिए कितना ये तो नशे वाला प्रोडक्ट है भाई साहब। नशा, ये इससे बड़ा नशा मैंने तो देखा नहीं। लोग कहते हैं सिगरेट का नशा हो जाता है या अल्कोहल का नशा हो जाता है। मैं कहता हूँ ये मैगी का भी एक नशा है, चाउमीन का भी एक नशा है, ये बर्गर का भी एक नशा है कि नहीं? ये सच में नशा है। और ये ऐसा नशा है कि हमको लगता है कि नहीं हम तो अच्छी चीज़ कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ा खतरा तब हो जाता है जब हम गलत चीज़ को भी जस्टिफिकेशन दे जाते हैं कि हम अच्छी चीज़ कर रहे हैं। तो ये वीडियो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है या आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड है, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मैं आपको बिज़नेस ढूंढना बता रहा हूँ कि आपको बिज़नेस ढूंढना कैसे है। कुछ इसी तरीके की थीम आप बना सकते हो कि हमको सिर्फ वो बिज़नेस सेलेक्ट करना है जो लोगों को बर्बाद करता है। हम दारू वाले स्टॉक रखेंगे, हम बीड़ी वाले स्टॉक रखेंगे, हम सिगरेट वाले स्टॉक रखेंगे, हम गंदे खाना बनाने वाले स्टॉक रखेंगे, हम रिफाइंड ऑयल बनाने वाले स्टॉक्स रखेंगे। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? आइसक्रीम वाले स्टॉक रखेंगे, कोल्ड ड्रिंक वाले स्टॉक रखेंगे। कौन सा है? पेप्सी को, इस कंपनी को कौन मैनेज करता है इंडिया में, वो वाला स्टॉक रखेंगे। और देखिए कितना बेहतरीन रिटर्न भी दिया है। समझ रहे हो? FMCG कंपनी देख लीजिए जो बिस्किट बनाती है पाम ऑयल डाल के, पता है आपको, सब बेहतरीन रिटर्न दे रही हैं और हमारी मजबूरी है खरीदना। ऐसा नहीं है कि उनके सारे प्रोडक्ट्स बुरे होते हैं, बट वही हाल है ना कि उनके 80% 90% प्रोडक्ट यूजलेस। और अगर आप आसान भाषा में कहना चाहो तो किस तरीके के यूजलेस ना कहो तो क्या, नुकसानदायक। जैसे कि LIC के लिए हमने क्या कहा कि कुछ ही प्लान इनके ऐसे हैं जिसको मैं कह सकता हूँ ठीक है ले लो, लेकिन ज़्यादातर प्लान्स आप मेरे पास लेकर आओगे, मैं कहूँगा हटाओ यार, इससे अच्छा तो ये है, इससे अच्छा तो ये है, इससे अच्छा तो FD है, इससे अच्छा तो RD है, इससे अच्छा तो आप 20 लाख का अपना टर्म इंश्योरेंस करा लो, बाकी पैसा अपने सेविंग अकाउंट में भी रखो तो भी उससे ज़्यादा फ़ायदा है। बट इंडियंस कैलकुलेशन नहीं करना चाहते, वो रियलिटी को नहीं समझना चाहते। तो बात हो गई LIC की, बात हो गई सरकार 1 लाख करोड़ रुपए LIC बेच कर लेगी। सरकार की मजबूरी क्या है हमने आपको समझाया। LIC का शेयर खरीदने में हमारा फ़ायदा क्या है वो भी मैंने आपको समझाया। और क्या जो इंश्योरेंस कंपनियां जो मैंने आपको रिकमेंड की हुई हैं, 3 मल्टीबैगर बनेंगे तीनों स्टॉक्स। हाँ, 10 साल में इंश्योरेंस बिजनेस इंडिया में मल्टीबैगर होने वाला है। चाहे LIC का स्टॉक आप खरीदोगे, चाहे कॉस्ट इफेक्टिव ICICI प्रू, SBI लाइफ या फिर HDFC लाइफ या मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, इन सब के स्टॉक आप रख लोगे। ये इनमें से 2-3 कंपनियां ऐसी होंगी जो अगले 10 साल में 6 से 8 से 10-15 गुना तक हो सकती हैं। इन पर नज़र ज़रूर बना कर रखिएगा। कुछ करिए ना करिए, इन स्टॉक्स पे नज़र बना कर रखिएगा। और अगर मैं इतने लंबे टाइम होराइजन की बात कर रहा हूँ कि ये मत पूछिएगा कि 2 महीने क्यों नहीं चल रहा है, 3 महीने क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि कोई भी एक अच्छा इन्वेस्टर आपको, एक अच्छा एडवाइज़र आपको ये सलाह नहीं देगा कि स्टॉक अभी खरीद लो और ये गिर नहीं सकता। वो हमेशा ये कहेगा कि मुझे इस रेट पे इसमें वैल्यू दिखाई देती है, लेकिन गिरने के चांसेस उतने ही हैं जितना एक ओवर वैल्यूएशन टाइम पे होता। बस वहाँ पर वोलाटिलिटी ज़्यादा हो जाती, यहाँ पर वोलाटिलिटी कम होगी। अगर बाजार कल को 20% गिर जाती है तो हमारा स्टॉक कितना भी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हो, ITC 200 पे कितनी भी वैल्यू हमको देता हो, हमको दिखाई दे रहा है कि उसमें वैल्यू तो 500 रुपये की है, लेकिन वो 200 वाला स्टॉक 150 भी जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि बाजार में कंडीशन नहीं सही है, ट्रेडर्स उसको शॉर्ट करेंगे। ये हमारी मजबूरी है। इन्वेस्टर हो सकता है ना बेचे, लेकिन ट्रेडर के पास क्या अपॉर्चुनिटी है, वो उसको शॉर्ट कर देगा, स्टॉक को पहले सेल कर देगा, बाद में बाई करेगा। ये तो आपको पता है ना, व्हाट इज शॉर्ट सेलिंग वाली वीडियो देखे हो ना। तो सोचो और समझो कि हमारे स्टॉक पे हमेशा रिस्क होगा, लेकिन आपको वहाँ पर गलत डिसीजन नहीं लेना है। ठीक, तो फूड सेगमेंट मैंने बता दिया, ठीक है। दूसरा IT सेगमेंट, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको जो कॉस्ट है वो उतनी ही रह जाती है, और आपके जो क्लाइंट बेस हैं अगर वो बढ़ जाते हैं तो आप सेम कॉस्ट में सेम सर्विसेज दे सकते हो। आपके पास पैसा ज़्यादा आ जाएगा,
लेकिन जो आपके पास कॉस्ट पड़ेगी उसमें उतना ज़्यादा डेंट आपको नहीं पड़ेगा। आपके एम्प्लॉयज़ उतने ही हैं, आप उन पर थोड़ा सा प्रेशर डाल सकते हो, थोड़ी सी 10-15% सैलरी हाइक कर दोगे, हो सकता है कि अगले साल आप उनको कैपेबल बना दो, वो अगले साल 1.2 गुना प्रोजेक्ट हैंडल कर जाएँ, 1.5 गुना प्रोजेक्ट जो है वो हैंडल कर लें। और यहाँ पर इसीलिए आईटी कंपनियां पिछले 10 साल में 15 साल में बहुत अच्छा रिटर्न दी हैं और आने वाले समय में भी आईटी कंपनियां बूम पे ही रहने वाली हैं। लॉन्ग रन की मैं बात कर रहा हूँ, 1-2 क्वार्टर अभी अगर कोई दिक्कत आती है तो उसको आप झेलिएगा। बैंकिंग सेक्टर क्यों है इतना हाइप वाला सेक्टर, क्यों मुझे इतना भरोसा होता है बैंकों पे कुछ भी इतनी तबाही होने के बावजूद भी? इसलिए क्योंकि बैंक हमको कभी कुछ अच्छी चीज़ दे ही नहीं सकते। वो एफडी देंगे तो किसके बराबर? महंगाई के बराबर। और आपको पता है कि हर साल महंगाई 5-6-7% बढ़ रही है और एफडी भी आपको 5-6-7% का रिटर्न दे रही है। आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है, आप कितनी भी अच्छी एफडी करा कर बैठे हो, कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। अनटिल एंड अनलेस कि आप खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करो या फिर किसी और के बिजनेस में पैसा लगाओ, आपको बाज़ार में आना ही पड़ेगा या आपको खुद किसी को पैसा उधार देना पड़ेगा। आप बैंक को पैसा मत दीजिए, बैंक में पैसा मत जमा कीजिए, आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद लीजिए, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल होगा। ठीक, ये तो हो गई नॉर्मल सिचुएशन की बात। आपको मैंने चीज़ें समझाने की कोशिश की। एलआईसी से हम खाने पे गए, खाने से हम दारू पे गए और दारू से हम दवा पे आ गए। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपको पता है क्या होता है। तो हम ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहते, अभी यहीं पर रोकेंगे आपको। और आपको हमने काफ़ी चीज़ें बताई, आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी, कुछ चीज़ें आपके सर के ऊपर से गई होंगी। जो चीज़ें गई हैं सर के ऊपर से उसको आप कमेंट में लिखिएगा, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मेरा एम ये है कि मैं आपको जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो दे पाऊँ उस बेस पे कि जहाँ आप मतलब कभी सोचना भी नहीं चाहते थे, मैं वहाँ पर भी आपको सोचने पर मजबूर कर सकूँ, वो मेरी जीत होगी। और आपसे मतलब मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, आप भी अपने आसपास ये लर्निंग जो बिहेवियर है ना, अगर आपके मम्मी के पास, पापा के पास, भाई के पास, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, फूफा फूफी जो भी हों, उनसे पता कीजिए कौन सी एलआईसी का प्लान वो लेकर रखे हुए हैं। चेक कीजिए, कैलकुलेशन करके देखिए क्या दे रही है वो एलआईसी 3 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, केवल एफडी से, केवल एफडी रेट से, प्रेजेंट एफडी रेट से। ठीक ठाक बैंकों का, बहुत बड़े बैंकों का मत कीजिएगा कि जो 5% दे रहे हैं, लेकिन 6-7% आप एफडी रेट कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि बैंक उतना दे सकते हैं पर देते नहीं हमको। बैंक उतना दे सकते हैं 7-7.5% अभी वो दे सकते हैं, क्योंकि पीपीएफ में हमको 8%, 7.25% के आसपास, सुकन्या समृद्धि योजना में हमको 8.25% के आसपास रिटर्न मिल रहा है। बैंक आर कैपेबल ऑफ गिविंग दैट मच अमाउंट, हम सबको मिल सकता है, लेकिन वो नहीं देते। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ बैंक एफडी अगर 5% चल रही हो बड़े बैंकों की, तो आप उसको 6-6.5-7 पे कैलकुलेट कीजिएगा। और वहाँ क्योंकि ये एफडी आप करा सकते हो नॉर्मल स्मॉल फाइनेंस बैंक में या छोटे बैंकों में, 5 लाख तक तो आरबीआई आपको छूट दे ही रही है, उतना आप करा सकते हो। केवल उससे अपने किसी भी रिलेटिव का, हो सकता है आप ही लेकर बैठे हो, आप में से भी कुछ महापुरुष होंगे, अरे सर हम तो ये प्लान लेके बैठे हैं, बड़ा अच्छा है, एलआईसी बोल रहा था इतना पैसा मिलेगा, एजेंट बोल रहा है, एजेंट को कमीशन जाता है, वो तो बोलेगा हाँ भाई इससे अच्छा तो प्लान दुनिया में बना ही नहीं, अभी अभी ये प्लान पैदा हुआ है और ये बादशाहों का बादशाह है। एक नमकीन आती है ना, नमकीनों का बादशाह, तो ऐसे ही वो बताए देंगे ये प्लानों का बादशाह है। आप बस आप ही के लिए प्लान पैदा ही हुआ है, समझिए आप इससे शादी कर रहे हो, गठबंधन आप ही से होगा इसका। वो इतना अच्छा बता देंगे इस प्लान को, जो भी आपको बेच रहे हो सकता है अगले बंदे को किसी और प्लान के साथ वही बात बताएं। तो आपकी जिम्मेदारी क्या है, ये आप कैलकुलेट करोगे, चाहे मम्मी पापा का करो, चाहे फूफी फूफा का करो, नाना नानी, दादा दादी, जो भी आपको मिले, पकड़ के उसका प्लान कैलकुलेट करके उसको दिखाओ कि देखो आपको 5 साल बाद ये कंपनी इतना देगी। अगर आप सिर्फ 500 रुपये का टर्म इंश्योरेंस करा लो तो हो सकता है आपको 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का इंश्योरेंस भी मिल जाए, और बाकी बचा हुआ पैसा आप अगर एफडी में भी रखो तो उससे ज़्यादा रिटर्न पाओगे। इंश्योरेंस भी ज़्यादा हो गया, मतलब आपकी जान की कीमत भी हमने ज़्यादा बना दी। और दूसरी चीज़ आपको जो फंड मिलने वाला है वो प्रेजेंट कंडीशन में जो मिलेगा उससे भी कभी कभी तो 1.5 गुना ज़्यादा मिल जाता है। और सोच कर देखिए, हम आपकी इग्नोरेंस के कारण हम आप ऐसी चीज़ों को बिल्कुल मिस किए पड़े हैं। तो आगे भी ऐसी वीडियोज़ का अपडेट हम आपके लिए लाते रहेंगे। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा। हम मिलेंगे फिर से, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाना। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।